किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। एक महापुरुष की कहानी है जो संघर्ष ही जीवन है। इससे प्रेरणा मिलती है हमें। चलिए मोटिवेशनल स्टोरी को हम सुनते हैं। एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसे खाना खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। दो वक्त की रोटी भी उसे सही से नसीब नहीं हो रही थी। वो लड़का बहुत ही मेहनती था। बिना किसी के सहायता के लिए अपने स्कूल की फीस जमा किया करता था। वह भले ही एक समय खाना न खाता, पर अपनी किताबें भी वह स्वयं ही खरीदता था। उसके सारे साथी उससे बहुत ही ज्यादा जलते थे। एक दिन उनके मित्रों ने उस लड़के पर एक लांछन लगाना चाहा और उसे झूठे आरोप में फंसाने का उन्होंने फैसला किया। एक दिन स्कूल के प्राचार्य अपने कक्ष में बैठे हुए थे, तभी वे सब बच्चे उस लड़के की शिकायत लेकर वहां पहुंचे और प्राचार्य जी से बोले, ये लड़का रोज कहीं से पैसे चुराता है और चुराए पैसों से अपने स्कूल की फीस जमा करता है। कृपया आप इसे सजा दें। प्राचार्य ने उस लड़के से पूछा, क्या जो ये सब बच्चे बोल रहे हैं वो सच है बेटे? लड़का बोला, प्राचार्य महोदय, मैं बहुत निर्धन परिवार से हूँ, एक गरीब हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। प्राचार्य ने उस लड़के की बात सुनी और उसे जाने के लिए कहा, लेकिन सारे बच्चों ने प्राचार्य से निवेदन किया कि इस लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, इसका पता लगाने के लिए कृपया जांच की जाए। प्राचार्य ने जब जांच किया तो उन्हें पता चला कि वह स्कूल के खाली समय में एक माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है और उसी से वह कुछ पैसे कमा लेता है जो उसके फीस भरने के काम आता है। अगले ही दिन प्राचार्य ने उस लड़के को और अन्य सभी बच्चों को अपने कक्ष में बुलाया और उस लड़के की तरफ देखकर उन्होंने उससे प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने निर्धन हो, अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करा लेते? उस निर्धर बालक ने स्वाभिमान से उत्तर दिया, श्रीमान, जब मैं अपनी मेहनत से स्वयं को सहायता पहुंचा सकता हूं, तो मैं अपनी गिनती असमर्थों में क्यों कराऊं? कर्म से बढ़कर और कोई पूजा नहीं होती, ये मैंने आपसे ही सीखा है। छात्र के बात से प्राचार्य महोदय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और बाकी बच्चे जो उस लड़के को गलत साबित करने में लगे थे, उनको भी बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने उससे माफी मांगी। मेहनत करके अपने दम पर कमाने में विश्वास रखने वाला यह निर्धन बालक था सदानंद चट्टोपाध्याय। बड़ा होकर होने पर ठीक 20 वर्षों बाद उन्हें बंगाल के शिक्षा संगठन के डायरेक्टर का पद सौंपा गया था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हम सबको सिखाई कि मेहनती और सच्चे ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ जाते हैं और एक दिन अपने कठिन परिश्रम के बदौलत संसार भर में अपना नाम की छाप छोड़ जाते हैं। कहानी से क्या सीख मिलती है? सफलता असफलता का अपना अपना पड़ाव होता है। हम हमेशा इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि क्या हम पूरे मन से परिश्रम कर रहे हैं। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, धूप में नहीं तपेंगे, सर्दी में नहीं ठिठुरेंगे, तब तक कोई भी मुकाम हमसे बहुत दूर होगा। और यदि हमें अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना है तो संघर्ष और मेहनत करने से कभी मत चूकिए। आप भी मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए और सफलता के ऊंचे शिखर पर चढ़ जाइए और अच्छे काम करते रहिए। इसीलिए तो कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने इस मित्रों में, और कोई कमेंट्स हो, एडवाइज हो तो कमेंट्स में डालिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेस बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे नई नई मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से मिलते हैं
और परिस्थितियां इंसान को जीने का ढंग सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसमें बड़े बुजुर्गों का अनुभव बड़े काम का होता है, इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम सुनते हैं स्टोरी। एक व्यक्ति था, उसके पास दो हीरे थे, जिसमें से एक नकली था और एक असली था। वह प्रत्येक राज्य में जाता और वहां के राजा की सभा में हीरे की पहचान करने के लिए सबको बोलता, राजन, अगर यहाँ उपस्थित किसी ने भी हीरे की पहचान बता दी तो मैं यह हीरा उस राज्य को दे दूंगा, और अगर नहीं पहचान पाए तो हीरे के दाम के बराबर मूल्य ले लूंगा। ऐसा करते हुए वह कई राज्यों से ढेर सारा धन इकट्ठा कर चुका था। एक बार वह भंवरपुर के राजा के पास पहुंचा। भंवरपुर के राजा अक्सर अपनी सभा महल के बाहर लगाया करते थे, जहां वे अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और उनकी समस्याओं का सुलझाने का प्रयास किया करते थे। वह व्यक्ति दरबार में पहुंचा और उसने भरी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा कि राजन, मेरे एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा है और एक में कांच का टुकड़ा है। इन मैं इन दोनों को इस मेज पर रख रहा हूं। आपके इस राज्य में उपस्थित व्यक्ति इन दोनों की पहचान कर दें कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है, तब मैं यह बहुमूल्य हीरा आपकी तिजोरी की शोभा बढ़ा सकती है। मैं यह हीरा आपको भेंट करूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यदि आपने गलत चीज का चुनाव किया, मतलब आपने कांच के टुकड़े को हीरा बताया, तो हीरे के जितना मूल्य उनकी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर यह खेल खेल चुका हूं और आज तक मैं कभी हारा नहीं। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे असली हीरे का पहचान करें। सभी मंत्री एक एक करके उस मेज के पास पहुंचे जहां हीरा और कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। दिखने में दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। कोई भी मंत्री असली हीरे की पहचान नहीं कर पाया, और उन सबके मन में यही डर था कि यदि वे कांच के टुकड़े को असली हीरा बता दें, तब राजा को उस हीरे के मूल्य की राशि भुगतान पड़ेगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरह से राजा की हार हो रही थी, राजा भी समझ नहीं पा रहा था। तभी दरबार में उपस्थित प्रजा समूह से एक आवाज आई, राजन, कृपया मुझे भी प्रयास करने दें। आवाज एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की थी, जो बचपन से नेत्रहीन था। सबको लगा कि इतने बुद्धिमान मंत्रियों से कुछ नहीं हुआ तो यह बूढ़ा व्यक्ति क्या कर लेगा, लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बूढ़े व्यक्ति को वह सम्मान उस मेज के साथ ला जाया गया। उसने दोनों ही वस्तुओं को छुआ और एक झटके में बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा बस कांच का टुकड़ा। अंधे बूढ़े व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली। वह व्यक्ति भी चौंक गया जो इस शर्त के साथ हीरा लेकर आया था। अब हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी शुरू होने लगी। बूढ़े बाबा की जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपने एक झटके में ही असली हीरे की पहचान कैसे कर ली। बूढ़े बाबा बोले, राजन, मैं बचपन से अंधा हूं, मुझे किसी की चमक तो पता नहीं, लेकिन लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ठंडा था और कांच का टुकड़ा धूप से तप रहा था और बहुत गर्म था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उसने असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा होता है। राजा को अपना उत्तर मिल चुका था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, चलिए देखते हैं। पहली शिक्षा क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण व विशेषता पाई जाती है जिसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा सीख क्या मिलती है कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान, गुण, इनका भंडार होता है, वो कभी भी क्रोधित व गर्म नहीं होते हैं। अपितु जो बात बात पर नाराज व गर्म हो जाते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। बैलू हीरे की तरह और काम भी हीरो की तरह होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का हल इस दुनिया में है, बशर्ते आपके पास अनुभव और अभ्यास होना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई एडवाइस या कमेंट्स हो तो कमेंट्स में दीजिए, नहीं तो शेयर कीजिए अपने मित्रों में, इनको भी अच्छी स्टोरी सुनने का और मोटिवेट होने का मौका मिले।
और प्रेस बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। नए नए नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको मोटिवेशनल स्टोरी के। चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। आत्मविश्वास का उम्र से लेना देना नहीं होता, इसकी बढ़ोतरी अनुभव के आधार पर होती है। किसी ने क्या खूब कहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर मैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ और आज का शीर्षक है आ बैल मुझे मार। ये शीर्षक से हमें क्या सीख मिलती है, आइए हम स्टोरी के जरिए जानते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टोरी सुनते हैं। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। सिय राम मैं जग सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझसे मजाक कर रहा है। मुझे पता है सब में राम का वास है। मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़ैल बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुंचे जहां वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान ये आप क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते ही उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराते हुए तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्या का संकेत देती हैं। आप उन पर विचार करिए, फिर आगे बढ़िए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। वेद पुराण शास्त्रों में लिखी बातें या महापुरुषों द्वारा बताई गई बातें सत्य हैं, होती हैं, परंतु अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल भी करना चाहिए, अनिवार्य है। समस्याओं से बचने के लिए ऊपर वाला हमें संकेत देता है, पर हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ उठानी पड़ती है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करता है। भगवान ये नहीं कहता कि काम मत करो, काम करोगे तभी फल मिलेगा। इसीलिए कहता हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। इस स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेस बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नई नई मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। और लिंक में मैंने कई सारी स्टोरियों के लिंक डाल दिए हैं, जिससे आप अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर सकते हैं और सुन सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, लक्ष्य को पाने की जिद है, दूर तक जाने की जिद है, मात न खाने की जिद है, हुनर दिखाने की जिद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज मैं अपने चैनल से नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। आज हम देखेंगे कि जिद या जिद्दीपन से हमें किस तरीके से सफलता मिलती है, हम ऊंचाइयों पर जाते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम स्टोरी सुनते हैं और देखते हैं। गगन एक जिद्दी लड़का था। उसका दिमाग तो बहुत ही तेज था, पर वह उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता था। वह कोई भी चीज पाने के लिए अपनी माँ के सामने जिद करता था। आखिर में
थक हार कर उसकी माँ बेटे की जिद पूरी कर देती थी। गगन 8वीं कक्षा में पढ़ता था। एक बार स्कूल से आते ही अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे कल स्कूल जाना नहीं है। गगन की बात सुनकर माँ कहती है, क्यों नहीं जाना? गगन कहता है, माँ कल चित्र की प्रतियोगिता है और सभी बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता। माँ ने कहा, तो तुम भी हिस्सा लो। गगन कहता है, माँ मेरा चित्र देखकर सब हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो स्कूल जाना ही नहीं है। माँ समझाती है, गगन तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। आज तक मैंने तुम्हारी हर जिद को पूरा किया है, पर आज नहीं। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें कल स्कूल जाना ही है। गगन चुप होकर चला जाता है। दूसरे दिन माँ गगन को स्कूल जाने के लिए सुबह उठाती है, उसे तैयार करती है, फिर दोनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते पर एक बच्चा साइकिल चलाते चलाते जा रहा था। वह देखकर गगन कहने लगता है कि माँ मुझे भी साइकिल चाहिए, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यह सुनकर माँ कहती है, गगन तुम जो भी देखते हो उसको मांगने लगते हो, चलो चुपचाप स्कूल। जैसे तैसे माँ गगन को स्कूल छोड़कर आती है। स्कूल से आते ही गगन रो पड़ता है। माँ ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? गगन ने रोते हुए कहा, माँ चित्र प्रतियोगिता में मैं सभी लोग मेरा चित्र देखकर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे, मैं क्या करूं? माँ उसे अपने पास बिठाती है और समझाती है, बेटा तुम्हें कोई भी चीज पानी हो तो तुम क्या करते हो? गगन ने कहा, जिद। माँ ने गगन को शाबाशी देते हुए बोली, अच्छा बस ये वही जिद तुम्हें वापस करनी है, तब तक करनी है जब तक तुम्हें अपनी मंजिल मिल न जाए। तुम कुछ भी कर सकते हो, पर उसमें तुम्हारी जिद होनी चाहिए। तुम जिद करो कि मैं चित्र अच्छा बना सकता हूं, मेरा अच्छा नंबर आएगा, मैं बहुत बढ़िया चित्रकार हूं, मैं किसी के बात क्यों सुनूं, मुझे जीतना है। यह बात सुनते ही गगन में जोश आ जाता है और सारी जिदें छोड़कर अपना मन पढ़ाई और चित्रकारी में लगा देता है। वह बड़ा होकर एक बेस्ट चित्रकार बना और चित्र प्रतियोगिता में उन्होंने इनाम भी मिले। कल जिसका मजाक बन रहा था, आज वही लड़का दुनिया का बेस्ट चित्रकार बन जाता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जिद्दीपन होना, जिद्दी होना बुरी बात नहीं है, मगर वह जिद आपके अपने सपने और लक्ष्य के लिए होना चाहिए। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनका अपने काम के प्रति जिद्दीपन ही ऊंचाई तक ले गया है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके अंदर जिद्दीपन है तो आप कोई भी काम करना आपके लिए असंभव नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए अगर कुछ एडवाइस है तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए। और लिंक में हमने ढेर सारी मोटिवेशनल स्टोरीज डाल रखी हैं, आप उसको भी सुनिए और मोटिवेट होइए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं, औरों के लिए आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी में हम जानेंगे कि जीवन में दुख, तकलीफ, दिक्कत और परेशानियां आदि से घबराना नहीं चाहिए इस मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे, यह अब संतों के काम आएगा।
संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा, मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद उसने आवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी। उसका मुझे गूंथना भी उसी की कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसी की मर्जी थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसी की ही मर्जी थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं, क्योंकि हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूं? और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए हैं? हमारे साथ जो भी घटित होता है वो किसी न किसी रूप में अच्छे के लिए ही होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तकलीफों, दिक्कतों, परेशानियों के बिना आप में निखार नहीं आता है। आपके माता पिता की डांट फटकार, उनके द्वारा दिया गया दंड, सब आपको निखारने के लिए ही होता है। उसको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जब भी कुछ अनहित घटित होता है, मुसीबत आती है, तो उसको से समझना चाहिए कि हमें और आगे बहुत अच्छा कुछ होने वाला है और हम अच्छा काम करेंगे। इन मुसीबतों को झेलते हुए अपने आप को निखारना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में इस मोटिवेशनल स्टोरी को। अगर कोई कमेंट्स में एडवाइस है तो आप डालिए, और चैनल का बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए। किसी ने क्या खूब कहा है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने चैनल पर hfmpindia.com पर नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। आज की स्टोरी इतनी बेहतरीन है कि आपने शायद पहले सुनी होगी, लेकिन उसके आगे की कहानी भी आपको मैं आज सुनाऊंगा। प्यासा कौवा। यह कहानी आपने अपने बचपन में कहीं पढ़ी सुनी जरूर होगी, लेकिन इस कहानी के अगले भाग के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए इस कहानी के बारे में पूरा जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी असल जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जंगल में एक कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। काफी खोजने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसके अंदर थोड़ा सा पानी था। कौवे ने दिमाग लगाया, उसमें कंकड़ डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और
पानी से अपनी प्यास बुझाकर वहां से उड़ गया। आगे की कहानी जो आप नहीं जानते होंगे, आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके अगले दिन कौवे के सामने फिर से वही समस्या पैदा हो गई, लेकिन इस बार घड़े में थोड़ा सा भी पानी नहीं था। अब कौवा बेचैन हो गया। उसे यहाँ वहाँ काफी खोजबीन करने के बाद पहाड़ी के पीछे एक झरना बहते दिखाई दिया, मगर उस झरने का पानी एक गहरी खाई में नीचे से तेजी से गिर रहा था। पानी के पास जाने का मतलब मौत को दावत देना था। यदि कौवा नहीं जाता तो प्यास से मारा जाता। कौवा एक पत्थर पे बैठ गया और काफी देर तक सोचता रहा। तभी उसकी नजर झरने से अलग होती लहर पर पड़ी, जो एक बड़े से पत्थर से टकराती और बाहर समतल में खड़े पेड़ों की जड़ों को छूकर पुनः वह पानी खाई में गिर जाता। उसने घड़े वाली रणनीति अपनाई और एक एक कंकड़ लाकर उस पानी को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब तक वह दूसरा कंकड़ लाता तब तक पहला वाला कंकड़ बह जाता। उसके बार बार प्रयत्न करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। वह थक कर फिर सोचने लगा। कुछ देर बाद वह प्यासे ही जंगल में उड़ान भरी और उसने कई सारे कौवों को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। सभी कौवों ने उसकी बात सुनी, मगर कुछ कौवे उसकी बात से सहमत नहीं हुए और उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर कुछ कौवे ने उस पर विश्वास किया और उसके साथ चल दिए। अब उस कौवे की एक टीम बन चुकी थी, जो उसके बताए अनुसार कार्य कर रही थी। अब वह एक साथ कई कंकड़ डालते, जिससे उन कंकड़ों का वजन पानी से ज्यादा हो जाता और वह कंकड़ वहां रुक जाते। धीरे धीरे बहुत सारे कंकड़ वहां जमा हो गए और देखते ही देखते वहां कंकड़ों की एक बाउंड्री खड़ी हो गई। अब जब भी वह छोटी सी लहर उस पेड़ से टकराती, तब कुछ पानी उस कंकड़ बनी बाउंड्री में जमा हो जाता। कौवा और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई। अब वह लाइफ टाइम पानी पी सकते थे। जिन कौवों ने साथ नहीं दिया था, वह अपने व्यवहार पर पछता रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि चलिए इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इस कहानी को उतार सकते हैं। मान लीजिए कि कौवा की जगह आप हैं और घड़ा आपकी नौकरी है और उसमें थोड़ा सा पानी आपकी सैलरी है। आस-पास बिखरे कंकड़ आपके दिन हैं। अब इसको एक साथ मिलाकर देखते हैं कि कौवे की पहली स्थिति की तरह जब आप नौकरी यानी घड़े की तलाश में भटकते हैं, नौकरी की तलाश से भटकते हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी सैलरी यानी उसमें जब मिलती है नौकरी तो उसमें सैलरी थोड़ी सी होती है। प्राप्त करने के लिए आप कंकड़ रूपी एक एक दिन यानी कि मेहनत करते हैं, महीने भर मेहनत करते हैं, एक एक दिन डालते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। और उसके बाद आप अपनी जरूरतों की प्यास बुझाते हैं यानी काम चलाते हैं और जीवन यापन करते हैं। यह आपको निरंतर करना पड़ता रहता है। दूसरी रणनीति जो उसने अपनी लगाई, आपने जीवन में जोड़कर देखते हैं कि बहता हुआ झरना रिस्की व्यवसाय है। झरने से अलग होकर बह रही लहर एक अवसर है। पेड़ की जड़ों को छूकर गिर रहे पानी को रोकना न्यू बिजनेस आइडिया है। कंकड़ आपका परिश्रम है, नए कौवे आपकी टीम है। जो कौवे साथ नहीं दिए वो आलोचक हैं और प्राप्त होने वाला पानी आपकी प्रॉफिट है। क्योंकि यह निरंतर फल प्राप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे आप बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं। अब इसको एक साथ मिलाकर देखिए कि जीवन में कैसे करते हैं। आप बहते हुए झरने रूपी व्यवसाय में रिस्क लेते हैं, ठीक है। झरने से अलग हो रहे पानी की लहर को आपके लिए एक अवसर है, उसको आप अवसर को पकड़ना चाहते हैं। पेड़ की जड़ों को छू रहे पानी को रोकना आपके लिए बिजनेस का एक आइडिया है। अब आप कंकड़ रूपी अपनी मेहनत लगाते हैं, मगर आपकी मेहनत कम पड़ती है। तब आप एक मजबूत टीम बनाते हैं यानी टीम में काम करने की सोचते हैं, जैसे उस कौवे ने बनाई, ठीक उसी प्रकार। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो कुछ लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह आपके सच्चे आलोचक हैं, जैसे कहानी में कौवे के साथ हुआ।
कुछ कौवे ने उसका मजाक उड़ाते हुए साथ जाने से मना कर दिया था, मगर वह कौवा अन्य कौवों की टीम बनाकर जुटा रहा और सफलता हासिल कर ली। कहने का तात्पर्य यह है कि इस छोटी सी कहानी से हमें जो सिखाती है कि अगर हम टीम बनाकर काम करें तो काम आसान हो जाता है और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टाटा कंपनी के मालिक और भी कंपनियों के मालिक हैं, रतन टाटा जी ने किसी फैक्ट्री में जाकर स्वयं काम नहीं करते बल्कि उनका एक बिजनेस मॉडल उन्होंने बना दिया, उनके लिए अब काम करके प्रॉफिट देता है। तो इस कहानी से ढेर सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि आप टीम में काम करें, आप मेहनत करते रहें और आप अपने किसी दूसरे व्यक्ति की बातें मत सुने, आप अपना काम करें, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्टोरी के साथ मैं एक स्टोरी और पहले भी शेयर कर चुका हूँ, कछुआ और खरगोश की, जो कि उनकी कंपटीशन हुआ था दौड़ का, तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें भी नई तरीके से कहानी हमने आपको मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में शेयर किया था। तो अच्छा लगा तो धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने काम में निरंतर सुधार की आदत आपको विकास के पथ पर सबसे आगे ले जाती है। अगर दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले अपने मन और अपने आप पर विजय हासिल कीजिए, क्योंकि जो खुद से जीत गया उसे दुनिया हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज मैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अपने चैनल पर आया हूँ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस स्टोरी के माध्यम से देखेंगे कि जीवन में काम की उत्कृष्टता का अंत नहीं होता। कहने का मतलब आपका काम हमेशा बेहतरी की ओर होना चाहिए। तो चलिए मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने मूर्तियां बनाना सीख लिया। अब वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश था और गर्व महसूस करता था। लेकिन जब भी वह मूर्तियां बनाता, हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता था। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिताजी से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहली कीमत पर ही बिकती रहीं। पिता अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी मूर्तियों पर कमियां निकाले और वह बिना मन के कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे ही कहते हैं कि जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आप अब आपकी सलाह की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक है। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उनकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने यह महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते हैं जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए और उसकी बिक्री बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया, उनसे इस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिताजी ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन इस प्रकार का सिचुएशन आएगा ही आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं?
पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियों में मैं नहीं बनाता हूं। यह भी हो सकती है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे। और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें कोई और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है और ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से बहुत ही बेहतरीन शिक्षाएं मिलती हैं, जो कि आप बताते हैं। निरंतर अपने में सुधार करते रहना चाहिए। कभी यह नहीं समझना चाहिए कि हमने सब कुछ जान लिया है, अर्थात ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहिए। माता पिता भी अपने बच्चों को प्रतिदिन कुछ न कुछ सुधार करने वाली बातें बताते हैं। जो बच्चे उनकी बातों को सुनकर अपने में सुधार कर लेते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आपके अपने माता पिता भी आपको एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इस संसार में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर है। हमें इस कमी को ढूंढकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए और इस कमी को तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा। तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, उसे अपने अच्छे काम करने के, बेहतर काम करने के लिए करना चाहिए। तो आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से मैं इसीलिए कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आपको नई नई मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूँ। आज की स्टोरी, भगवान के अस्तित्व को देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, इस टॉपिक पर हम देखेंगे। चलिए मोटिवेशनल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर पटनायक दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में से एक थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। काम में सबसे अनुभवी और जमीनी स्तर से जुड़े हुए वो बहुत ही विनम्र इंसान थे। एक बार डॉक्टर्स के बड़े समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए आमंत्रित किया गया। डॉक्टर पटनायक 2 वर्षों से अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जब पता चला कि उन्हें दिल्ली जाकर डॉक्टरों से बड़े समूह को संबोधित करना है और इस ग्रुप को बताना है कि वो गांव गांव तक अपनी कैसे सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल में कैसे जोड़ सकते हैं और गांव में हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उन्हें जब इस बात का भी पता चला कि दिल्ली से कुछ दूर एक गांव में डॉक्टर से मीटिंग रखी गई है, तब वे बहुत खुश हुए, क्योंकि डॉक्टर पटनायक दिल्ली के अलावा कई गांवों में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और उन्हें गांव के लोग बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से एक दो बूंद टपकती पानी कब छोटे छोले ओले में बदल गई पता ही नहीं चला। मौसम बहुत ज्यादा खराब था। दिल्ली से एक जूनियर डॉक्टर शर्मा और उनकी ड्राइवर मोहन उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉक्टर पटनायक को संबोधित करना था, इसीलिए उन्हें उसी रात ही उस गांव के लिए निकलना था।
कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसी ही थी। डॉक्टर शर्मा ने मोहन से पूछा, यदि आप गाड़ी चला सकें और रास्ते में किसी तरह की कोई असुविधा न हो, तो क्या हम इस मौसम में भी यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन गांव जाने के लिए हमें कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, मोहन ने ऐसा कहा। मोहन ने गाड़ी निकाली और तीनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता, मौसम दोनों बहुत खराब था, इसीलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर तय करने के बाद जब वो एक गांव से गुजर रहे थे, तब मोहन को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर बारिश में भीगते हुए उसने टायर को चेक किया। टायर पंचर था। उस गांव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के कारण वहां बिजली नहीं थी, लेकिन मोहन ने देखा कि पास के ही एक घर से रोशनी आ रही थी। मोहन ने डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर शर्मा से कहा कि सर, गाड़ी का टायर पंचर है और टायर बदलने में समय लग सकता है, इसीलिए गाड़ी से उतरकर हमें पास के घर में अभी कुछ समय रुकना होगा, क्योंकि ऐसे बारिश में टायर बदलना भी संभव नहीं होगा। दोनों डॉक्टर्स गाड़ी से नीचे उतरे और पास के ही घर की तरफ, जहां से रोशनी आ रही थी, आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने इस बार फिर दरवाजा खटखटाया और आपकी बार दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा थी जो बहुत ही उम्र की लग रही थी। माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं, मौसम बहुत खराब है और यहाँ हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। यदि कुछ समय तक आप हमें यहाँ रुकने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, डॉक्टर शर्मा ने बूढ़ी अम्मा से कहा। क्यों नहीं, आप सब अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बूढ़ी अम्मा ने जवाब देते हुए कहा। यह बिस्तर पर यह छोटा सा बच्चा क्यों करा रहा है? इसे क्या हुआ है? डॉक्टर पटनायक ने बच्चे की ग्राह सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा। अब क्या बताएं साहब, गांव में हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं हैं। हर छोटी बीमारी के लिए भी शहर जाना पड़ता है। यह मेरा इकलौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा और जब मैंने इसके इलाज की प्रतिक्रिया पता की तो मुझे पता चला कि मेरा पोता एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। इसके हार्ट में बड़ी समस्या है। कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर्स हैं जो आजकल अमेरिका में रहते हैं और कभी कभी ही दिल्ली आते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज में भी बहुत खर्च है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पोते का इलाज करा सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल न होने के चलते ही मैंने अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकी। वो भी बीमारी से लड़ते हुए ही चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो दिल्ली जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसीलिए मैं रोज हर समय भगवान के सामने दिए जलाए रखती हूँ, ताकि भगवान मेरे इस चिराग को बुझने न दे। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब भी भगवान पटनायक दिल्ली डॉक्टर पटनायक दिल्ली आए तो मुझे किसी के माध्यम से पता चल सके और उनसे मेरे पोते की जान बचाने की भीख मांग सकूं। अब सब मैंने भगवान पर छोड़ दिया है साहब, ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा रोने लगी। ये सब बातें जब डॉक्टर ड्राइवर मोहन ने सुना तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। डॉक्टर शर्मा बूढ़ी अम्मा के पास गए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, आप जिन डॉक्टर पटनायक की बात कर रही हैं वो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर पटनायक ने बूढ़ी अम्मा से उनके गांव वाले कार्यक्रम के बारे में भी पूरी बात बताई और यह भी विश्वास दिलाया कि उनके पोते का वो मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव गांव तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाएंगे। अगली सुबह सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर पटनायक ने संबोधित किया। उन्हें गांव गांव में हॉस्पिटल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो सब कर सकते हैं इसके लिए कहा। बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज हुआ और वो अब स्वस्थ है। गांव गांव तक डॉक्टर्स पहुंचे और हॉस्पिटल खुलने लगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो आप उस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए जो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। वो किसी न किसी रूप में आपका आकर साथ जरूर देगा। अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए, नेक काम करते रहिए। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए लोगों में। कमेंट्स लिखिए अगर कोई एडवाइस है तो। चैनल किसी ने क्या खूब कहा है, सोच समझ कर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता है। नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है कर्म क्या है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और मोटिवेशनल स्टोरी को सुनते हैं। एक बार गौतम बुद्ध जी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंदशहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्युदंड दे दूं। मंत्री राजा ने इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता लगाने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूं कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर दुकानदार भी बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ लिया। उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकान के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। कहने का तात्पर्य है कि आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि हमारा जो सोच या विचार या जो एटीट्यूड है वो जितना अच्छा होगा वो हमारे आगे बढ़ने सफलता में हमारे काम आएगा और हमारे जीवन को अच्छा काम करने अच्छा रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और ऊपर वाले के सहारे के साथ काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में और प्रेस बेल कर दीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसी ने क्या खूब कहा है, हर वो जीव गुरु है जो हमें जीवन में कोई सीख दे, चाहे बड़ा हो या छोटा, अपना हो या पराया, मित्र हो या शत्रु,
इंसान हो या जानवर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ और ये हम सीखेंगे अपने एनिमल यानी जानवर के ऊपर, जो कि हमारे पिक्चर में हमने दिखाया है कि ये जानवर इससे सीख लेने वाले हैं आज हम। तो चलिए एक स्टोरी के माध्यम से इस जानवर से सीख लेते हैं। आप सब भारी भरकम शरीर व सबसे लंबी गर्दन वाले जीव के बारे में जानते ही होंगे, जिसे जिराफ के नाम से जाना जाता है। आज हम उसके जन्म होते ही उसके ऊपर जो संघर्ष तकलीफ होती है वो भी अपनी माँ के द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। अपनी माँ के गर्भ से वह 10 फीट की ऊंचाई से पीठ के बल गिरता है और गिरते ही वह अपने पैरों को अपने पेट के नीचे सिकोड़ कर गठरी बन जाता है। अपने पैरों पर खड़े होने की न तो उसकी इच्छा होती है और न उसमें इतनी शक्ति होती है। माँ जिराफ की आंखों और कानों को अपनी लंबी जीभ से चाट कर साफ करती है और 5 मिनट में सफाई हो जाने के बाद माँ निर्ममता पूर्वक अपने पुत्र को जीवन की कठोरता का पहला पाठ पढ़ाती है। माँ जिराफ बच्चे के चारों तरफ घूमती है, फिर एकाएक वह ऐसी हरकत करती है जिसे देखना हैरत में डाल देता है। अचानक ही वह अपने नवजात पुत्र को इतनी जोर से अपनी शक्तिशाली लात मारती है कि उसका बच्चा जोरदार गुठलियां खा जाता है। इस पर भी जब बच्चा नहीं खड़ा होता तो वह यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। लातें खा खा कर बेचारा नवजात अधमरा हो जाता है, फिर भी उस पर प्रहार होते रहते हैं और एक पल में वह बच्चा अपनी डगमगाती हुई पतली टांगों पर खड़ा हो जाता है। माँ जिराफ तब तक और अजीब काम करती रहती है जब तक कि वह बच्चा खड़ा नहीं होता। वह बच्चे पर पैर चाटती है, वह उसे यह याद दिलाना चाहती है कि वह अपने पैरों पर किस तरह खड़ा हुआ है। जंगल में खतरे की आहट पाते ही बच्चे को अब एक झटके में उचक कर भागते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है उसको। जिराफ के जिन बच्चों को उनकी माँ का यह प्रसाद जन्म के बाद नहीं मिला होता, वह उन्हें जंगल के शेर, चीते, भेड़िए आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो आइए देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है ये। जिंदगी में हमें भी बहुत बार ठोकर खाने को मिलता है। ऐसा लगने लगता है कि मुसीबतें पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन सही मामले में जिंदगी हमारा इम्तहान ले रही होती है और इस ठोकर को जो सहन कर गया वही सफल हो जाता है। आगे देखते हैं। जब तक आपके माता पिता की डांट फटकार मार पड़ रही है, समझ लीजिए कि आपको सही दिशा ले जाने की मुहिम चल रही है और उसी वजह से एक दिन आप इस समाज में बेहतरीन मुकाम हासिल कर पाते हैं। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है और क्या मिलती है कि तितली और जिराफ की तरह हर प्राणी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। प्रकृति का यह नियम है और जो व्यक्ति इस नियम को समझ जाता है वही सफल हो जाता है। तितली तितली के बारे में भी मैं आपको ये स्टोरी डाल दूंगा, उसके भी जीवन की ऐसी ही घटना घटती है। तो मोटिवेट होते रहिए और अच्छे काम करते रहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी, मोटिवेट हुए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और कोई एडवाइस या कमेंट्स हो तो कमेंट्स कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आपको बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।